तो वहाँ से फिर उसने दूसरे एजेंट को कॉल की, उनसे कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसने और भी लड़कों को बुलाया। टोटल हम 43 मेंबर्स हो गए। उसने फिर वहाँ पे ईरान में एक लड़का है, उसका नेम अहमद है, जिसके पास ईरान की और इराक की इल्लीगल स्टैम्प्स थी। उसने हमारा पासपोर्ट वहाँ पे भिजवाया। भिजवाने के बाद उसने वहाँ पे बाय एयर का वीज़ा लगवाया, जो कि जस्ट स्टिकर था। वो स्टिकर लगवाने के बाद उसने वो स्टैंप वगैरह लगवा दी। स्टैंप वगैरह लगवाने के बाद फिर उसने हमें सेल आउट कर दिया। 43 मेंबर्स को उसने सेल आउट कर दिया। सेल एक आउट कर अननोन दिया। पर्सन को सेल आउट करने से मीन्स ये कि उसने हमसे पैसे, हमारी फैमिली से पैसे लिए। अलग लिए और उनसे भी पैसे लिए, आपको उनको देने के? जी। अच्छा। मतलब कि उसने आगे उस लड़के से डील की जिसने स्टैंप वगैरह लगा के दी, हम्म। स्टिकर वगैरह लगवा के दिए वीज़े के। हम्म। उसने उसे भी पैसे दिए कि ये मेंबर्स हैं, इन्हें आप अपने पास रखो, तो इन्हें बॉर्डर पार करवाना है आपने। तो जब उसने ये बात की तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ झूठ था। हमने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया। फिर जो बंदा हमें आउट ऑफ कंट्री बाहर बुलवा रहा था, फिर उसने उससे बात की कि ये क्या प्रोसेसर है, ये क्या कह रहा है कि आपने बाय रोड जाना है, आपको सिर्फ आपने ऐसा करना है कि बॉर्डर के पास आपको टैक्सी उतार देगी, आपने बस उतर के तो पार करके 5 मिनट लगेंगे, गुजर जाना है और दूसरी जगह जाके टैक्सी में बैठ के चले जाना है। मैंने कहा ऐसी बात कोई भी नहीं हुई, ये सब झूठ है। उसने हमसे ये बोला कि बस ठीक है, ये बातें जो भी हो गई हैं बस अपने में छुपा के रख लो, घर वालों को मत बताना। मैं खुद ये चीज़ करके आया हूँ और इसी के थ्रू करके आया हूँ। हमने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया तो उसने फिर हमसे ये कहा कि आप सभी इनके साथ चले जाएं। तो हमारे दरमियान में ना एक लड़का था जिसका माइंडली काफ़ी डिस्टर्ब था। मतलब कि है था, लेकिन उसका माइंड बिल्कुल भी नहीं था। वो मासूम सा था, उसे जो चीज़ की जाए वो वैसे ही करता था। उसकी जो मम्मा थी वो अकेली थी। ना उसके उस लड़के के ना पेरेंट्स में और ना पापा थे, ना सिस्टर्स, ना ब्रदर। वो अकेला ही भाई था। उसके साथ उसने ऐसा किया कि ईरान में जाके उसने ये बोला कि अपनी मम्मा को कॉल करो, पैसे भेजें, तो मैं आपको बॉर्डर पार करवाऊँगा, बाय वे आपको यहीं से वापस ले जाऊँगा। उसने कॉल की, उसने बोला कि मेरे बच्चे को भेज दो, वो जैसे ही कमाएगा आप वापस मेरे पास आओगे तो मैं आपको दे दूँगी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे वहीं पे छोड़ दिया, बेसहारा, बेवारिस। वहाँ पे उसे ना ईरान की लैंग्वेज फ़ारसी, ना लैंग्वेज आए, ना उसे कुछ बोलने का तरीक़ेकार था। उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। उसे खाना मिल जाए तो खा लेता था, भाई अभी ना मिले तो कुछ भी नहीं। हमने अहमद के पास गए, उसने हमें बॉर्डर के पास एक काफ़ी सारा बड़ा एक रूम बनाया हुआ था। उसने वहाँ पे रखा हमें। सेफ्टली वहाँ पे पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ पे जाके हमारे नेटवर्क सभी बंद कर दिए गए। बंद करने के बाद हमारे घर वालों को ये बता दिया गया कि वो बॉर्डर पार कर रहे हैं। हमने वहाँ अहमद से ये बोला कि हमें आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट चाहिए। उसने हॉटस्पॉट दिया, हमने फैमिली से बात की, तो हमने एजेंट को दोबारा कॉल की कि हम कब जाएंगे, हमें किस टाइम यहाँ से निकाला जाएगा। उसने ये बात की कि आपको सिर्फ आधे घंटे में निकाला जाएगा, आप सभी रेडी होके बैठ जाओ। हम सभी रेडी होके बैठ गए। एक दिन गुजर गया, शाम को कॉल की तो पता चला कि वो पाकिस्तान वापस पहुँच गया हुआ है। वो हमें वहाँ पे अकेला छोड़ के खुद पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके उसने हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। उसने अपने नंबर्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। वहाँ से फिर अहमद ने हमें आगे बॉर्डर के पास लेके गया, हमें पानी की बोतलें वगैरह दी उसने। तो हमारा वहाँ से आगाज़ हुआ, जहाँ पे हमें कोई भी नहीं था जानता, ना जानता था, ना हम किसी और पर्सन को देख पा रहे थे, ना कोई हमें देख पा रहा था। एक ऐसी वीरान जगह थी जहाँ पे सिर्फ अपनों के अलावा और कोई भी नहीं था।
वहाँ से उसने फिर अहमद ने भी आगे हमें सेल आउट कर दिया। उसने भी एक और नए पर्सन के साथ हमें जोड़ दिया कि ये आपको बॉर्डर तक लेके जाएगा। नहीं, आप ये तीसरी दफ़ा सेल आउट किया क्या आपको? तीसरी दफ़ा सेल आउट किया गया। ठीक है। वहाँ से फिर हमें पैदल 3 दिन तक चलाया गया। 3 दिन। जब हमें 2 घंटे चलाया जाता था हम्म, और 5 मिनट के लिए बिठाया जाता था। हमारे ऐसी सिचुएशन हुई थी कि ना हमारे पास खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए पानी, कोई भी चीज़ नहीं थी यार। हम शाम तक वहाँ पे चलते रहे, रात चलते रहे। जैसे ही मॉर्निंग हुई तो वहाँ पे एक नज़दीक ना बॉर्डर के करीब ही था, वहाँ पे एक नदी बह रही थी छोटी सी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी था। हमने वो पानी पी के गुजारा किया, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, उस पानी की छींटे पड़ जाएं तो हम कहते हैं इसने कपड़े गंदे हो गए हैं। लेकिन हम वहाँ पे ज़मीन पे सोते रहे। वहाँ पे वो चीज़ें थी जिनका नाम भी लें तो रूह कांपती है। वहाँ पे वो जानवर थे, हमारे साथ अभी नबी हो जाती तो कोई भी पीछे आने वाला नहीं था। हम लावारिसों की तरह वहाँ पे पड़े हुए थे, सिर्फ जिंदा लाश की तरह, बेसहारा, जिसे वहाँ पे कोई कवा भी मार के चले जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे तो ऐसे होता है कि किसी बच्चे को एक थप्पड़ लग जाए तो उसकी मम्मा भागती हुई जाती हैं दूसरे के घर के, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है। यहाँ पे दुख समझ में आ जाता है, लेकिन उस लम्हात में दुख समझ में नहीं आता। वहाँ पे ना घर वालों को बता सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ना आगे किसी को बता सकते थे। वहाँ पे वो गंदा सा पानी जिसकी स्मेल से भी जानवर भी मर जाए, हमने वो पी के गुजारा किया। पूरे 2 दिन तक वो पानी ही पीते रहे। फिर उसने वहाँ पे हमारी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि खुदा से रुजू किया हुआ था कि या अल्लाह यहाँ तो यहाँ पे हमें मौत दे दे, यहाँ फिर सही सलामत वापस हो जाते, हमें यहाँ से आगे नहीं जाना। हमने बहुत कोशिश की कि हम अपनी फैमिलीज को बताएं कि इसने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया। यहीं या तक आपको यानी बड़ी जल्दी पता चल गया कि हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ। हमारे आंखों के सामने हमारी मौत नज़र आ रही थी कि अगर एक दिन भी और रहते बगैर खाना खाए तो हम मर जाते। तो यानी इस टाइम तक 43 बंदे थे, 43 लाशें। यार ये इनको खाना नहीं दिया जा रहा, और ये वो एक गंदा जो आप पानी कह रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ था वो। जिसके ऊपर गार थी, हमें उस गार को साफ करके बोतल को नीचे करके तो फिर पानी पीना पड़ता था, ठीक है। और जिसमें अगर वहाँ पे कोई जानवर मरा पड़ा हो तो फिर भी हमें मजबूरन वो पानी पीना पड़ रहा था। ठीक हमने है, कितने दिन ये आपका सिलसिला वहाँ पे रहा? है 3 दिन आप यहाँ पे रहे? 3 दिन तक, क्यों रोक क्यों दिया उसने? आगे क्यों नहीं लेके जा रहा था? क्योंकि जैसी बेसिकली पहली रात हुई तो जो 2 एजेंट थे उन्होंने हमें वहीं पे स्टे करवा दिया कि आप सभी यहाँ पे छुप के बैठ जाओ नदी के पास, यहाँ पे बैठ जाओ, हम सुबह आएंगे आपको ले जाएंगे। सुबह होगी, हमें कोई भी लेने के लिए नहीं आया। एक बंदा आया जिसके हाथ में गन थी। हम गन दे के छुप के, हमने सभी ने कोई आवाज़ ना निकाली, वो चला गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शाम हुई। शाम में फिर 2 बंदे आए, उन्होंने हमें ये देखा, आवाज़ दी, इशारा किया कि हम हैं, आ जाओ। हम फिर बाहर निकले, हमें फिर थोड़ा सा आगे तक लेके जाया गया। फिर हमें मॉर्निंग होगी, फिर हमें छुपाया गया। फिर नेक्स्ट शाम को फिर निकाला गया। सारी रात हमें चलते ही गुजर गई। बॉर्डर के पास जैसे ही हम पहुँचे, बॉर्डर के पास पैलियाँ थी जहाँ पे वो गंदम वगैरह लगी हुई थी।
हमें गंदम के अंदर से लेके जाया जा रहा था। तो 2 एजेंट थे, जिसमें से एक आगे चला गया और दूसरा हमारे साथ ही था। उस टाइम चाँद रात का दिन था। ईद, छोटी ईद की चाँद रात का दिन था। चाँद रात वाले दिन वहाँ से एक डंकी नहीं, बल्कि 3 डंकी गुज़रनी थी। हमारी जो डंकी थी उसमें 43 थे, जो दूसरी थी उसमें 86 लोग थे। ओह! और यानी जो एक ही जगह से 3 टंकियाँ लगनी थी। एक ही बॉर्डर को पार करने में 3 डंकियाँ थी, हुँ, और तीनों की तीनों ही अलग-अलग रास्ते में थी, एक ही रास्ते में नहीं। हुँ, एक को पहाड़ों के ज़रिए लेके जाया जा रहा था, एक को समुद्र के ज़रिए लेके जाया जा रहा था, और जो हम थे, हमें पैलियों के ज़रिए लेके जाया जा रहा था। हमें पैलियों में से इतनी स्मेल थी कि हमें बर्दाश्त साँस लेना मुश्किल था, कि कभी भी हमारा साँस कहीं भी रुक सकता था, मर सकते थे हम। बॉर्डर के पास जाके उसने एक बंदे को इशारा किया कि आप इस साइड पे चले जाओ। जो दूसरा बाकी रह गया था, उसे बोला कि आप इनके साथ ही दूसरे रास्ते से गुज़रो। वो दूसरे रास्ते से गुज़रने लगा है। एक रोड बना हुआ है। बॉर्डर जो है ना, वो सिर्फ़ एक रोड के नुमाइंदे पे है। वहाँ पे कोई भी दीवार वगैरह, जाला वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। उसने ये बोला कि आपने सिर्फ़ ये रोड क्रॉस करना है और सीधा भागते ही जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस सड़क के पास पीछे छुपाया गया। दूसरी तरफ से 2 फौजी छुपे हुए थे पहले से ही ऑलरेडी, कि ताकि वो हमें पकड़वा दें और जो पीछे से 2 ग्रुप्स हैं, उन्हें निकाल दिया जाए आगे। उन्होंने ऐसे ही किया। 2 फौजी निकले, उनके पास गन्स थी। हम सभी इकट्ठे होके तो आके रोड क्रॉस करने लगे हैं, भागने लगे हैं। उसने हमारे सीधी फायरिंग कर दी। उन्होंने सबसे पहले हमारे पाँव में फायरिंग की, हम वहीं पे रुक गए, नीचे बैठ के लेट गए सभी। सभी कलमा पढ़ने लग पड़े। कलमा पढ़ रहे हैं तो हमें वो गन्स की आवाज़ें सुन के हमारे कानों में दर्द हो रहा था, कि कभी भी ये गोली मार दें तो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मुझे किसी और का नहीं, अपनी मम्मा का था, कि जिनके चेहरे पे मैं स्माइल देख रहा था, वो ये चीज़ सोच के उनका क्या होगा? उनके वो चेहरे से वो स्माइल चली जाएगी। वो चीज़ कैसे फेस कर सकेंगे ये, कि मैंने अपने बेटे को फ्यूचर बनाने के लिए बाहर भेजा, लेकिन उसका फ्यूचर क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। जो मैंने सोचा था वो पहले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने हमें बैग्स वगैरह ले लिए, हर चीज़ हमसे छीन ली। तो वहीं पे फिर उन्हें कहा, बॉर्डर पे जो फ़ौजी थे उनका अफ़सर वगैरह आ गए। उन्होंने हमें वहाँ से एक बड़े डाले पे बिठाया। 43 बंदों को एक ही गाड़ी में बिठा के बॉर्डर के पास उनका जो रहने के लिए जगह होती है, वहीं पे लेके गए। हमारी हर चीज़ उन्होंने सेव कर ली अपने पास। हमें एक जेल में डाल दिया। हमने वो चाँद रात, फैमिली मेंबर सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए दुआएँ करने लगी थी हमारे लिए, कि या अल्लाह हमारे बच्चे गए हैं, इन्हें सेफ्टली आगे पहुँचा दे। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम इस टाइम जेल में बैठे हुए हैं। हँसती हँसती हुई ईद 43 घरों को